नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक हल 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वीडियो वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन तथा 4 अंक वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और वीडियो में बताए गए सवालों को समझकर नोट करते जाएं। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस प्रश्न बैंक का पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। इसमें हमें जो समीकरण दिए हुए हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, मतलब एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक घात वाला समीकरण द नंबर में दिया हुआ है 5x + 6y = 7। इसमें x और y दोनों चरों की घात 1 है, इससे अधिक नहीं है। बाकी अन्य ऑब्जेक्टों में 2 घात वाले समीकरण दिए हुए हैं, इसलिए इसका द नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें कहा गया है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a2x + b2y + c2 = 0 का आ नंबर में कहा गया है एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंतः अनेक हल होंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि यदि शर्त दी हुई है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस समीकरण युग्म का कितने हल होंगे। तो इसमें a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 यह प्रतिबंध है, एक अद्वितीय हल होने का होता है और इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। तो इसका आ नंबर सही हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होने पर। स्टूडेंट, अब इसके तीसरे पार्ट में कहा गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो रैखिक समीकरण ये जो दिया हुआ है इसका हल बताना है कितना होगा। तो इसके हल जैसा कि हम जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होंगे, जो कि इसका ऑब्जेक्ट नंबर ब सही है। अब इसका चौथा पार्ट दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका भी बताना है हमें कि इसके कितने हल होंगे। तो इसमें तीनों अनुपात बराबर दिए हुए हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। स्टूडेंट, और इस स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती होती हैं और जब समपाती होंगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श मतलब प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसके अनंततः अनेक हल होंगे। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका संबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 जब रेखा समांतर हों। और इस स्थिति में जब रेखा समांतर होंगी तो एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि यह समांतर हैं, इसलिए इसके कोई भी हल नहीं होंगे। जब रेखा एक दूसरे को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस समीकरण युग्म के उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ पर जब समांतर हैं तो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे और इसका प्रतिबंध यह होगा। अब जब रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों अनुपात बराबर होते हैं और इस स्थिति में रेखा क्या होती हैं, समपाती होती हैं। जैसा कि यह एक रेखा है और एक रेखा इसी के ऊपर से बिल्कुल इसके ऊपर से निकल जाए तो यह क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एज इट इज पूरा का पूरा कवर कर ले। जैसे एक ही माप के 2 सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वह एक दूसरे को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं, मतलब वो दोनों सिक्के क्या होते हैं, समपाती होते हैं, एक सिक्का दूसरे के समपाती होता है। तो इस स्थिति में यह जो छोटी वाली रेखा है, इस रेखा में जितने भी बिंदु हैं उस रेखा
के सभी बिंदुओं को यह जो दूसरी वाली रेखा है इसके बिंदु क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि यह इसके ऊपर है तो यह क्या होगी, समपाती। जब समपाती है तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसके अनंतता अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अनंतता अनेक बिंदुओं से मिलकर ये रेखा बनी हुई होती है। तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो जितने बिंदु उतने ही हल, तो अनंत बिंदु हैं तो अनंतता अनेक हल होंगे और इसका प्रतिबंध यह वाला हो जाएगा। अब यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, यह वाला प्रतिबंध लागू होता है। और इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो वह केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, एक हल होगा और इसका प्रतिबंध यह होगा। और आपको और अधिक नॉलेज के लिए बता दें कि रेखाएं संगत या असंगत कब होती हैं। यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं किसी भी बिंदु पर, तो यह रेखाएं असंगत होंगी। असंगत मतलब संगत नहीं करती हैं, अलग अलग रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो रेखाएं असंगत होती हैं। अब इस स्थिति में जब रेखाएं समपाती होती हैं तो यह संगत, और जब प्रतिच्छेद होती हैं रेखाएं तो तब भी संगत होगा, क्योंकि संगत का मतलब जब प्रतिच्छेद यानी किसी भी बिंदु पर स्पर्श करें, दोनों संपर्क में रहें। तो संगत कब होगा, जब रेखाएं समपाती और प्रतिच्छेदी हों, और जब रेखाएं समांतर हैं तो असंगत हल होगा और असंगत रेखाएं होंगी। स्टूडेंट, तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, और इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। अब हम इसके छठवें पार्ट पर आ जाते हैं, और इसके छठवें पार्ट में कहा गया है रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। अंतिम वाला जो अनुपात होता है C1/C2 का, वह क्या होता है, बराबर नहीं होता है। और इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए उनके कोई हल नहीं होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 1 का जो 7वां पार्ट है, अंतिम पार्ट, इसमें कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त है। अनंततः अनेक हल होने की शर्त होती है तीनों अनुपात बराबर होते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इस प्रश्न में हमसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, जिसमें पहले नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 है तो y बराबर खाली स्थान होगा, तो y = 1 होगा। इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर 2x + 3y = 5 दिया गया है। यहाँ पर x = 1 रखना है हमें, तो जब x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 और इधर रख देंगे x की जगह 1, इधर 3 y एज इट इज है और 5 भी जैसा का तैसा। अब इधर 2 एकम 2 + 3y = 5 हो जाएगा। इधर 2 प्लस में हो सट जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा 3y, इस साइड हो जाएगा 5, ये माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 2, तो इधर 3y बराबर हो जाएगा 3, 5 में से 2 माइनस हुआ। अब y बराबर हो जाएगा 3/3, मतलब 3 एकम 3, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया हमारा। तो इधर y की जगह पर 1 भर देंगे। अब इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x और y में एक खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण हमें बताना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है ax + by + c, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्या है और a और b की जगह पर शून्य नहीं हो सकती संख्या, तो यह समीकरण कैसा समीकरण कहलाता है, तो यह समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है।
क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जो यह 0 दिया हुआ है, तो यह समीकरण यदि हम देखें तो एक्स और वाई जो दोनों चर हैं इनकी घात अधिकतम 1 है, और एक घात वाला जो समीकरण होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए इसमें खाली स्थान में रैखिक भर देंगे क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। अब इसके तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर k का मान 5 होगा, उसको देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है k, और x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1। तो x की जगह पर हम 2 लिख देते हैं, तो 2 और x की जगह 2 प्लस y की जगह हम लिखेंगे 1 बराबर के। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और प्लस 1 बराबर के। तो के बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर के कहें या फिर या के बराबर हम 5 कहें। तो यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य और असत्य कथन लिखना है। इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका, इसमें कहा गया है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। इसको देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर x बराबर 2y प्लस 1 यह एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और 2 चरों में दिया हुआ है, एक चर x है एक चर y। तो इसमें यदि हम देखें तो इसके कितने हल हैं। तो इसके लिए यदि हम y की जगह पर y बराबर यदि हम कितना रख दें 1 रखते हैं, तो इधर x का मान कितना होगा इसको देखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1 रखने पर प्लस 1। तो 2 एकम 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। तो x बराबर 1 मान कितना आ गया 3। जब हमने x बराबर y बराबर 1 रखा था तो x बराबर 3 आ गया। यदि हम इसी समीकरण में इस बार y बराबर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 और इधर 2 रख देंगे y की जगह प्लस 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा इधर, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो x बराबर 1 मान कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर 2 हल आ गए। इसी प्रकार यदि y बराबर 3 रख दें तो x बराबर 2 3 रखा प्लस 1, तो x बराबर 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7। तो x बराबर इधर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से 3 हल आ गए। और यदि और भी हल रख दें, यदि 4 रख देंगे इधर तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा x का मान। यदि 5 रख दें तो 5 दूनी 10 1 11। इसका मतलब 2 चरों वाला जो यह एक रैखिक समीकरण है इसके अनेक हल होंगे। तो इसमें यही कहा गया था, इसलिए इसका यह कथन बिल्कुल सत्य है। स्टूडेंट अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है सत्य असत्य का, इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया है रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। यह कथन सत्य है, लेकिन इसको समझते हैं कैसे है। जैसा कि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष द्वारा एक कार्तीय तल निरूपित किया गया है जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह एक रैखिक समीकरण है। इसका यदि एक आरेख खींचा जाए तो यदि इस रैखिक समीकरण के हल, मान लीजिए एक हल यह है, यहाँ पर x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 3 इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर इसका हल एक कितना हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले x अक्ष वाला निर्देशांक लिखा जाता फिर y अक्ष वाला। तो एक हल इसका ये हो गया। यदि इसका दूसरा हल इसको माने तो यहाँ पर इधर एक बिंदु मान लेते हैं, तो यह बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x वाला कितना है 0 है और y वाला 2, तो यहाँ पर 0, 2 यह एक हल हो जाएगा इसका। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या होगी a और b की जगह है, रैखिक समीकरण है। और इसी प्रकार यदि यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, x अक्ष पर यह स्थित है तो x का तो है -4 और y अक्ष में 0 है निर्देशांक, तो y का 0। तो जो यह बिंदु है इस वाले रैखिक समीकरण की, तो यह बिंदु को मिलाने वाली जो यह रेखा है, यह रेखा, तो यह रैखिक समीकरण की रेखा है एक, क्योंकि रैखिक समीकरण एक रेखा ही बनाता है आलेख पर।
तो यहाँ पर जो यह हल हैं, इन हल को जब मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। इसी प्रकार इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वह सभी बिंदु किसके हल होंगे? इसी रेखक समीकरण के हल होंगे, क्योंकि यदि इसी रेखा पर स्थित वह बिंदु होते हैं तो वह क्या होंगे? उसी रेखक समीकरण के हल ही होंगे। यदि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 5 x पर है तो 5 कामा कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि यह यहाँ पर है, मान लीजिए 3 पर है तो 5 कामा 3 इसके निर्देशांक है। लेकिन यह जो निर्देशांक है, यह बिंदु है, यह बिंदु बाहर है, यहाँ पर इस रेखा से दूर है, स्थित है, तो यह बिंदु इस रेखा का हल नहीं होगा, इस रेखा का हल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस रेखा के हल जो होंगे वह इसी रेखा पर ही स्थित होंगे। यदि रेखा के बाहर स्थित हैं तो वह इस रेखिक समीकरण के हल नहीं होंगे, जिसकी यह एक रेखा है। कहने का तात्पर्य यही है। तो इस प्रश्न में भी यही कहा गया था कि रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो यह कथन भी इसका सत्य हो जाएगा। स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें इसका पहला पार्ट है दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 होता है। यह दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कहा गया है रेखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 और y = 5 हो तो m का मान होगा। इसमें m का मान बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं m का मान क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर m का मान 1 दिया हुआ है माइनस का, तो इसको देखते हैं कैसे आएगा। जैसा कि यहाँ पर y = mx + 3 दिया हुआ है और x = -2 और y = 5 दिया हुआ। तो यदि x = -2 यहाँ पर रखते हैं और y = 5 तो क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या रख देते हैं? 5 लिख देते हैं, 5, और इधर m और x की जगह पर -2 + 3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का 2m हो जाएगा, यह 3 इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस का हो जाएगा 3 क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर इधर माइनस के 2m। तो इधर पर जब माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 2 बराबर माइनस के 2m। अब 2 इधर माइनस का इस साइड आएगा तो इधर गुणा में है m के साथ, तो इस साइड बटे में आ जाएगा। तो 2 बटे हो जाएगा 2 लेकिन माइनस का बराबर m। 2 में से 2 का भाग जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है संख्या तो m बराबर -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में कहा गया है समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो यह दो समीकरण दिए हुए हैं इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 सबसे पहले। अब पहले नंबर चाहे समीकरण 1 को ले लें चाहे समीकरण 2 को, आपकी इच्छा, लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपको वही समीकरण लेना है जिसमें जो चर है वह अकेला हो या छोटी संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चर x अकेला, तो हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x + 3y = 6 जो यह दिया हुआ है इसमें हम x या फिर y इन दो चरों में से एक चर को अलग करेंगे। तो यहाँ पर x = 6, इधर 3y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 3y माइनस का हो जाएगा। तो यह हमारा जो x जब अकेला मतलब x या फिर y, आप y को भी इस तरफ रख सकते थे, इन संख्याओं को साइड ले जा सकते थे। तो जब चर अकेला बच जाए तो इस समीकरण को 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3 हो जाएगा यह। अब इसमें समीकरण 3 में x का जो यह मान आया है 6 - 3y, इसको उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2
और x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2x है ना, तो x की जगह पर 6 माइनस 3y लिख देंगे, तो 6 माइनस 3y। यह x की जगह पर रख दिया, फिर माइनस का 3y एज इट इज है, तो माइनस 3y बराबर 12 भी एज इट इज है। तो हमने यहाँ पर यह जो x का मान था 6 माइनस 3y, यह उठाकर समीकरण 2 में रख दिया x की जगह पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6y माइनस 3y एज इट इज है बराबर 12। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो y माइनस के हैं यह, तो 6 और 3 9y हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9y, और यह 12 यहाँ पर प्लस का है तो सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9y बराबर 12 एज इट इज है यह वाला, और यहाँ से इस वाले 12 को ले जाएंगे उस साइड, तो इधर प्लस का है तो सट जाने पर माइनस का हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 में से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 12 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 9y बराबर 0। यहाँ पर माइनस का 9 उस साइड जाएगा तो इधर गुणा में हो y के साथ, तो साइड भाग में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, और बटे में हो जाएगा माइनस का 9। तो माइनस का 9 जब बटे में हो जाएगा तो माइनस 9 का भाग 0 में जाएगा तो यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y का जो यह मान 0 आ गया है, यह संख्या में आ गया है, तो यह y का वास्तविक मान होगा। अब इसके बाद यह y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और यह y बराबर जो 0 दिया है इसको समीकरण 3 में y की जगह 0 लिख देंगे। तो समीकरण 3 है x बराबर 6 माइनस 3, और y की जगह पर तो हमें 0 लिखना है, तो इधर 0 लिख देंगे, तो यह तो 0 बन जाएगा 3 शून्य शून्य, तो यहाँ पर x बराबर 6 माइनस 0 होगा, क्योंकि 3 शून्य शून्य। अब 0 घटेगा 6 में तो 6 ही रहेगा, तो x बराबर इसकी वैल्यू 6 ही आ जाएगी। तो x बराबर हमारा 6 आ चुका है और y बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं x बराबर 6 व y बराबर 0। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी समीकरण युग्म को हल करते हैं। पहले नंबर समीकरण 1 या फिर 2 में से एक चर का मान निकाल लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर समीकरण 1 को लिया था और x का मान निकाल लिया था। तो जब x है मतलब कोई भी चर जो अकेला बच जाए तो उसको समीकरण 3 नाम देंगे। इसके बाद यह x का जैसे मान निकला तो इस x के मान को उठाकर यदि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, यदि 2 से निकाला होता तो 1 में रखते। तो अब हमने 1 से निकाला था x का मान, तो अब यह उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। जब 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान जब आ गया तो फिर y के मान को उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में भी हमें प्रश्न 5 की तरह 2 समीकरण दिए हुए हैं, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20। तो इन 2 समीकरणों को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें किसी भी समीकरण से एक चर का मान अलग करना होता है। जैसे हम x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x अलग से x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 2y आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है 2y, उस साइड जाने पर प्लस का हो जाएगा। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, जैसे ही हमारा x अलग आ जाएगा। अब इस समीकरण 3 का मान उठाकर हमें समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से निकाला था तो 3 बना, अब 3 को उठाकर 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x का मान है 2y दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो x की जगह पर 2y लिखेंगे। अब तो यहाँ पर है 3 और x की जगह पर हमें लिखना है 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y प्लस 4y एज इट इज है, और बराबर में 20 भी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6y प्लस 4y बराबर 20।
अब यहाँ पर 6 + 4 ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इधर पर 10y हो जाएगा और बराबर में 20। तो यहाँ पर 10 उस सट जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 20/10 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 2। 10 दूनी 20 होता है, तो y का मान यहाँ पर 2 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर y बराबर जो यह 2 दिया हुआ है, यह y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में दिया हुआ है x बराबर 2y, तो यहाँ पर x बराबर 2 और y की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर 2, क्योंकि y का मान 2 आ चुका है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस प्रकार से x और y के मान हम प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 2 लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर आ चुका है। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन्हें ज्ञात कीजिए। हमें वे 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं वह दोनों संख्याएं x और y हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 2 संख्याएं x तथा y हैं, जिनमें x को हमने छोटी संख्या मान लिया है और दूसरी संख्या जो y है उसको बड़ी संख्या मान लिया है। तो इस प्रश्न में हमसे को कहा गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वह संख्या जो छोटी संख्या उसकी कितनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमने y को माना है, तो प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x होगा, क्योंकि x क्या है, एक संख्या है। इस संख्या का जब 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर दें तो यह दूसरी संख्या के बराबर हो पाता है। मतलब जो यह अकेली संख्या है यह इस संख्या के 3 गुने है, x के 3 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने इसको एक समीकरण बना लिया। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी कि दोनों संख्याओं का अंतर वह कितना दिया था, 26 दिया हुआ था। तो दोनों संख्याओं, तो अंतर में हम क्या करेंगे, बड़ी और छोटी संख्या में घटाकर लिख लेंगे। तो बड़ी संख्या है y माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, यह अंतर है। तो इसको भी हम समीकरण मान लेते हैं, तो यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, और जो y का मान डायरेक्ट यह y अकेला दिया हुआ है 3x के बराबर, तो यह मान उठाकर हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 में y का मान दिया हुआ है यह उठाकर हम समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह पर 3x लिखेंगे। तो 3x माइनस x दिया हुआ है एज इट इज बराबर 26, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3x में जब 1x घटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 26/2, क्योंकि यह 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। 26 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 13 बार में यह चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 13। जब x बराबर 13 आ गया है तो अब इस मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर 3x। तो यहाँ पर y बराबर 3 और x की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 13। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। तो 13 × 39, तो यहाँ पर y बराबर 39 इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान कितना प्राप्त किया, 13, और y का मान यहाँ पर 39 प्राप्त किया। तो हमें वह 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। एक संख्या क्या होगी, 13 होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, 39 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं 13 और 39 हैं। जो यह 2 संख्याएं आ गई हैं जिनमें प्रश्न में कंडीशन दी हुई थी कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 × 39 है और दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना है, 26 है, क्योंकि 39 में 13 घटाएंगे तो 26 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए।
इन दो समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हमें सबसे पहले इन समीकरणों को नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको 2। इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में x और y जो यह दो चर दिए हुए हैं, इनमें किसी भी एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं x है, इसका गुणांक 7 है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक 1 है। यहाँ y का गुणांक -15 है, इधर y का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हमारा x या फिर y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर आ जाए, या फिर x का गुणांक बराबर हो जाए या फिर y का गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, यदि इस समीकरण में हम 7 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। हमें इनसे मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर 7x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर समीकरण 1 में भी x की जो गुणांक दिया हुआ है 7 है। तो यहाँ पर जो x गुणांक है बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में कितने का 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख भी लेंगे। जब यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 14, 7 दूनी 14, और y है तो y एज इट इज रहेगा, बराबर है। और यहाँ पर 3 है तो 3 में भी 7 का गुणा होगा तो 7 × 21 आ जाएगा। हमने पूरे समीकरण में 7 का गुणा कर दिया, तो इस समीकरण को हम समीकरण 3 नाम रख देते हैं। अब इस समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। इस वाले समीकरण में समीकरण 1 है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए वह भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर समीकरण 3 में से 1 को घटाना है तो पहले नंबर समीकरण 3 को उतारेंगे। तो यहाँ पर 7x + 14y बराबर 21, और यहाँ पर समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 को भी उतार लेते हैं। 7x - 15y बराबर 2, यह समीकरण 1 है, इसको उतार लिया। अब क्या करना है, हमको इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है। तो यहाँ पर जब घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है, इस समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं जब हम घटाते हैं तब। तो यहाँ पर यह संख्या अभी प्लस में है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर यह संख्या माइनस में है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, यह प्लस में है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हम सबसे पहले चिन्हों को बदल देंगे। अब क्या करेंगे, चिन्हों को बदलने के बाद इसको घटाएंगे। तो 7x इधर ऊपर वाला प्लस का है, 7x यह माइनस का। अब इस समीकरण के यह चिन्ह माने जाएंगे, इन चिन्हों की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर 7x प्लस का है, 7x माइनस का है, तो 7x में से 7x घट जाएगा तो यह तो 0x बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का 14y है, यहाँ पर अब इस 15y का यह चिन्ह माना जाएगा। तो प्लस का 15y है तो 14 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29y हो जाएगा। और यहाँ पर 21 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो यहाँ पर 21 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 29y बराबर 19 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 19, यहाँ पर दिया हुआ है, यह 29 यहाँ गुणा में है तो बटे में 29 आ जाएगा। इस प्रकार से y का मान 19/29 हो जाएगा। स्टूडेंट, तो अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। आप समीकरण 2 या फिर समीकरण 1 किसी भी समीकरण में y का मान रख सकते हैं, आपका सही आंसर आएगा। लेकिन हम समीकरण 2 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में। तो चलिए हम समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण है x + 2y बराबर दिया हुआ है 3। इस समीकरण में हमको क्या करना है, जो y का मान 19/29 है, y की जगह पर रख देना है। तो चलिए यहाँ पर y का मान रखते हैं। तो x + 2, इधर y की जगह पर हम y का मान रखेंगे तो यहाँ पर y का मान है 19/29 बराबर में दिया हुआ है 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का इसमें गुणा होगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 38 बटे हो जाएगा 29 बराबर 3। यहाँ पर जब यह संख्या उस इधर प्लस में है उस हट जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3, माइनस की हो जाएगी यह संख्या 38/29।
अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा 29। तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 29 का गुणा इस 3 में हो जाएगा, तो 29 का गुणा 3 में करने पर 87 हो जाएगा, और माइनस ऊपर 38 दिया हुआ है तो यह 38 ही रहेगा एज इट इज। अब 87 में से जब 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 49। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 49 और बटे में हमारा 29 एज इट इज है, तो x का यह मान हमारा 49/29 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, आता है x बराबर हमारा 49/29 है और y बराबर 19/29। इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हमें प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करना है। इस प्रश्न में भी हमें जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं उसको विलोपन विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं। यदि आपके प्रश्न बैंक में यह प्रश्न मिस्टेक हो गया हो या फिर मिस प्रिंट हो गया हो, गलत प्रिंट हुआ हो, तो उसको आप सुधार कर लें। यहाँ पर 3x - 5y - 4 बराबर 0 है और यहाँ पर 9x बराबर 2y + 7 है। तो चलिए इसको पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं, फिर इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 5y बराबर हो जाएगा 4। इधर माइनस में हो, साइड जाने पर प्लस में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इस वाले समीकरण को भी सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 9x, इस 2y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 2y बराबर इस साइड 7 बचेगा। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें x या फिर y के जो गुणांक हैं उनको बराबर करना है। तो चाहे आप y का गुणांक दोनों के बराबर कर लें या फिर x के गुणांक दोनों बराबर कर लें। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर करने में सरलता है, क्योंकि यदि हम इस समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 3 त्रिका 9x हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 में भी 9x दिया हुआ है। तो हम यही करते हैं। यदि आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस समीकरण में 5 का गुणा कर दें और इस समीकरण में 2 का गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, यह भी हो जाएगा 5 दूनी 10, इसमें 5 का और इसमें 2 का। लेकिन हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है यह वाला, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 त्रिका 9x और माइनस का हो जाएगा 3 5 15y और बराबर 3 चौको 12। इस प्रकार से यह समीकरण बन जाएगा। इसमें हमें किसी भी संख्या की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 हमारा दिया ही हुआ है पहले से, और यहाँ पर गुणा करने पर 3 का 9 बन जाएगा। तो इसको समीकरण 3 नाम रख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 3 में से घटाना है तो समीकरण 3 को पहले उतार लेते हैं। तो 9x - 15y बराबर 12, और समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 2 यह है, तो इसको उतार लेते हैं। 9x - 2y बराबर 7, इसको उतार लिया। अब क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है। चिन्ह आपस में नीचे वाले समीकरण के बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर 9x प्लस का 9x माइनस का, तो यह तो हो जाएंगे कैंसिल, माइनस हो जाएंगे। जब यहाँ पर 15y माइनस के हैं, 2y प्लस के, अब यह चिन्ह माना जाएगा। तो 15y और 2y आपस में जब यह घटें जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस के 13y बचेंगी, क्योंकि 2y प्लस के हैं और माइनस के 15y हैं। यहाँ पर बचेगा 12 में से यह 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस के है, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 5/13, लेकिन यह माइनस की 13 है संख्या, तो यह यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यह इधर y के साथ गुणा में था, उस साइड जाएगा तो 5 के बटे में आ जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह एज इट इज रहेगा। तो यह हमारा y का मान हो जाएगा। अब यह y का मान उठा के हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 3x - 5y बराबर 4। तो इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5y बराबर 4, यह समीकरण 1 है, इसको हमने उतार लिया। अब इसमें हम y का मान रखेंगे, y की जगह पर -5/13 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x - 5 और y की जगह पर -5/13 आ जाएगा, और बराबर में दिया हुआ है 4। इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो इधर हो जाएगा प्लस, और 5 25। तो 3x यहाँ हो जाएगा प्लस का 25/13, और बराबर में 4 दिया ही गया है। अब यहाँ पर इस संख्या को ले जाएंगे उस साइड, तो यहाँ प्लस में है, वह संख्या उस साइड जाने पर माइनस में हो जाएगी। 3x बराबर 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25/13, इधर प्लस में हो साइड माइनस में। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा, एलसीएम आएगा 13, और इसमें इसका क्या हो जाएगा, गुणा, और यह ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। तो 13 चौको 52, माइनस इधर हो जाएगा 25, एज इट इज ऊपर वाला 25। अब क्या करेंगे, इसमें 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 3x है इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 27/13। अब यह 3 इधर गुणा में है, x के साथ उस साइड जाने पर भाग में चला जाएगा, भाग मतलब ऊपर वाली संख्या के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 27, बटे में हो जाएगा 13, और गुणा में हो जाएगा 3, क्योंकि यह संख्या 27 के बटे में जाएगी, 27 के नीचे। तो 27 के नीचे पहले से 13 है, तो इसके साथ गुणा के संबंध में बैठेगी। यहाँ पर 3 से 27 विभाजित हो जाएगा, तो 3 नाम 27, 9 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 9/13 आ जाएगा। यह हमारे x का मान हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 होगा। तो इस प्रकार से विलोपन विधि से आप किसी भी समीकरण युग्म को आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। इसमें आय और खर्चों का अनुपात दिया गया है और इसमें बचत दी हुई है दोनों व्यक्तियों की 2000 रुपये प्रत्येक माह की। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें उनकी आय और खर्चों को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x है। उनकी आय का अनुपात 9:7 दिया था, तो हमने उनकी आय को मान लिया 9x और 7x। इसी प्रकार उन दोनों व्यक्तियों की मासिक खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ था, 4:3, तो उनके मासिक खर्च हमने क्रमशः मान लिए हैं 4y और 3y मान लिए। आय को मान लिया x के रूप में और उनके खर्चों को मान लिया है y के रूप में। अब इनकी आय और खर्च के अनुसार इनके क्या बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इनकी आय कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमने माना है 9x दिया हुआ है, पहले व्यक्ति की आय 9x। यदि इसकी आय में से जो यह खर्च करता है, यह कितने खर्च करता है, 4y रुपये, तो यहाँ पर 4y माइनस कर देंगे। यह देखिए 9x रुपये कमाता है और 4y रुपये खर्च कर देता है। तो कमाता है जितने, उसमें से जो खर्च करता है यदि उसको घटा दें तो वह कितने रुपए बचा लेता है, 2000 रुपये बचाता है। यानी कमाने के बाद जो खर्च करता है, वह खर्च करने के बाद यानी खर्च को माइनस कर दें उसकी आय में से, तो यह इतने रुपए उसके पास शेष बचते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था 2000 रुपये प्रत्येक माह बचत करता है।
इसी प्रकार से इसको समीकरण 1 देकर इसी प्रकार से समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ पर 7x है, 7x माइनस कितना करेंगे 3y, तो यहाँ पर भी 2000 रुपये यह भी बचत करता है। 7x रुपये कमाकर 3y रुपये खर्च करता है एक माह में और 2000 रुपये बचाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आय में से खर्च को माइनस कर दिया है। तो प्रश्न में दिया हुआ था कि 2000 रुपये प्रत्येक माह बचाता है, तो इस बचत को लिख दिया। बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब इसको क्या करेंगे, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, या फिर x या फिर y दोनों में से किसी चर को समान करना होता है। चर के जो गुणांक हैं उनको समान। तो यहाँ यदि हम ये इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12 बन जाएगा यह, और यदि इस समीकरण में 4 का गुणा कर दें तो 4 3 12 यह भी बन जाएगा। तो यहाँ पर 12y और यहाँ पर भी 12y प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 x माइनस यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा तो 12y बन जाएगा बराबर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और 000 एज इट इज रहेंगे 6000। यहाँ पर इस समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा करना है, तो 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 7 28x माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 12y और 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8000 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, इस वाले समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर नीचे वाला जो समीकरण है उसके जो चिन्ह है वह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस में संख्या तो माइनस में हो जाएगी, यह हो जाएगी प्लस में संख्या, यह हो जाएगी माइनस में। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12y माइनस 12y यहाँ पर प्लस का है, यह वाला चिन्ह माना जाएगा, यहाँ पर 12y माइनस का है, तो यह आपस में कैंसिल होकर 0 बचेंगे। और यहाँ पर 28x माइनस के हैं और 27x प्लस की, तो यहाँ पर माइनस का 1x बच जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 8000 माइनस के हैं और 6000 प्लस के हैं, तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे 2000। अब x बराबर माइनस के 2000 आ गए हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2000 बचेगा। अब यहाँ पर x का मान जो 2000 आया है, यह x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में दिया हुआ है 9x माइनस 4y बराबर 2000, तो 9 और x की जगह पर हमें लिखना है 2000, तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे और माइनस 4y बराबर 2000। तो यहाँ पर 9 दूनी 18000 हो जाएगा, यह 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अब 18000 को उस तरफ ले जाएंगे तो यह संख्या प्लस में हो, सट जाने पर माइनस में हो जाएगी, तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y इधर बचेगा उस साइड 2000 माइनस का हो जाएगा यह 18000। तो जब 2000 में से 18000 घटेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, तो 18000 में 2000 को माइनस करके इसको लिख देंगे। तो 18000 में 2000 माइनस करेंगे तो 16000 बचेगा, लेकिन माइनस का 16000 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 4y बराबर माइनस का 16000। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड माइनस है उस साइड माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 इधर गुणा में है इसके साथ, उस साइड भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 16000 बटे में हो जाएगा 4। यहाँ 4 से यह 16000 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16, यह 16 कैंसिल और 000 हैं तो यह 3 0 आ जाएंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4000। तो y का मान 4000 आ गया है और x का मान कितना आ गया था हमारा 2000, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें मासिक आय पूछा गया था दोनों व्यक्तियों की। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने क्या मानी थी 9x, तो इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 9 और x की जगह पर हमारा वैल्यू थी
तो x की जगह पर हमारी वैल्यू 2000 है, तो 2000 लिख देंगे यहाँ पर। तो 9 दूनी 18,000 हो जाएगी पहले व्यक्ति की मासिक आय। अब दूसरे व्यक्ति की मासिक आय को हमने 7x माना था, क्योंकि उसका अनुपात 7 दिया था बाद में। तो इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 7, और x की जगह पर हम लिखेंगे 2000। तो 7 दूनी 14,000 इसकी मासिक आय हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 18,000 और 14,000 हो जाएगी। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यदि इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इससे हम a, b व c के मान निकाल लेते हैं। a, b, c क्या होते हैं? a, b, c x और y के गुणांक होते हैं। a, b और c होता है अचर पद। तो यहाँ पर a, b व c के मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। लेकिन इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + y, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, इस साइड बचेगा 0। इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं 3x + 2y, इस 8 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों में a, b व c के मान निकाल लेंगे। तो a हमारा क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा a। तो a, लेकिन पहले समीकरण वाला है जो पहली लाइन है, इसमें हम a1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2 x का गुणांक, और b1 यानी पहली ही समीकरण का जो y का गुणांक है, b1 हमारा कितना दिया हुआ है 1, और c1 कितना दिया हुआ है -5, चिन्ह सहित लिखेंगे। अब यहाँ पर इसी प्रकार से a2, b2 और c2 लिख लेते हैं। तो a2 कितना दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है x का गुणांक 3, और b2 कितना दिया हुआ है जो कि y का गुणांक है, यह दिया हुआ है 2, और c2 मतलब जो अचर पद है वह दिया हुआ है -8। इस प्रकार ये a1, b1, a2, b2 व c2 इस तरह से हम निकाल लेते हैं इन समीकरणों से। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इस समीकरण के हल कितने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अनुपात देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पर a1 बटे a2 निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, a1 दिया हुआ है 2 और बटे a2 कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर a1 बटे a2 आ जाएगा 2/3। और हम क्या करेंगे, b1 बटे b2 ही देखेंगे। तो b1 बटे b2 बराबर कितना है, b1 हमारा 1 है और b2 कितना है 2। तो b2 यहाँ पर होना है, तो b2 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 बटे a2 दिया हुआ है 2/3 और b1 बटे b2 दिया हुआ है 1/2। तो यह दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर नहीं है, मतलब यह दोनों अनुपात बराबर नहीं है। इस स्थिति में जब a1 बटे a2 व b1 बटे b2 का जो अनुपात है बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और इन रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर समीकरण युग्म में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती हैं। अब जब इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो हमें इसे वज्रकोण विधि से हल भी करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म 2x + y - 5 बराबर 0 और 3x + 2y - 8 बराबर 0 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x और 1 बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर बराबर में लिखेंगे y, एक और बटे का चिन्ह लगाएंगे और बराबर में लिखेंगे 1 और बटे का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से पहले नंबर इसको लिख लेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि में x के बटे में जब हमें किन्हीं संख्याओं को लिखना है तो x वाले जो पद हैं उनको क्या कर लेंगे, इस तरह से छुपा लेंगे। अब इसको छुपाने के बाद क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर जो गुणांक है उसका गुणा।
तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है, 1 का गुणांक -8 से होगा तो -8 एकम -8 ही हो जाएगा। फिर माइनस करना है, माइनस का चिन्ह लगाना ही लगाना है। इसके बाद क्या करना है, इस संख्या का गुणा इस y के गुणांक से करना है। तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यह माइनस में या प्लस में, तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन यह चिन्ह माइनस का एज इट इज रहेगा। इसी प्रकार अब हमें y के बटे में जब संख्याओं को लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y वाले पद को छुपा लेंगे। तो y वाले पद को जब इस प्रकार से छुपाएंगे, और इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, हमने उस बार इसका और इसका गुणा इस तरह से किया था, फिर माइनस किया था इसको, लेकिन जब हम y के बटे में लिखेंगे तो हमें इसका और इसका गुणा करके इसके गुणनफल को घटाना है। तो 5 × 15 हो जाएगा इधर, लेकिन माइनस का है तो यहाँ लिखेंगे -15। फिर माइनस करेंगे, इसके बाद 8 दूनी 16, तो -16 इधर आ जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो अचर पद है उनको छुपा लेंगे क्योंकि 1 के बटे में हमें लिखना है। इसको छुपाने के बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करके जो इनके गुणांक हैं फिर घटा लेंगे। लेकिन अब हम 2 और इस 2 ऐसे गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे, पहले और दूसरे। तो यहाँ पर इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा गुणनफल। फिर माइनस करेंगे हम, इसका गुणांक 1 है तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, यहाँ पर घटा लेंगे। हमें बस इसमें यही ध्यान देना है, जब शुरू वाले को जब x के बटे में लिखना है तो इसको छुपाकर ऐसे गुणा करना है। इसके बाद जब हमें y के बटे में लिखना है तो y वाले पद को छुपाकर ऐसे गुणा करके फिर इस वाले को माइनस करना है। फिर जब अचर पद को छुपाना है यानी 1 के बटे में लिखना है तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे गुणा करके इस वाले को घटा देंगे इस तरह से। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो -8 इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बटे हो जाएगा -8 प्लस का 10 बराबर, इधर y बटे हो जाएगा -15, इधर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 16 बराबर, इधर 1 बटे हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इधर x बटे हो जाएगा 2 क्योंकि 8 और 2 आपस में माइनस हो जाएंगे, बराबर y बटे कितना हो जाएगा 16, और जब 15 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। 31 y बटे 31, 16 15 को जोड़ने पर इधर 1 बटे 1 होता है 1, लेकिन यहाँ पर माइनस का 15 था तो यहाँ पर माइनस का ही 15 रहेगा। अब -15 और 16 में जब आपस में यह घटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यहाँ 31 नहीं होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 0 1 या फिर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x के बराबर इसको लिखेंगे अचर पद को, एक बार y वाले पद के बराबर में इस अचर पद को लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1 लिखेंगे। जब x बटे 2 बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, या 2 गुणा 1 कह सकते हैं, बराबर 2। तो x बराबर आ गया 2, और जब हम y बटे 1 को इस 1 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1, इस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ। इस प्रकार से x और y के मान 2 और 1 आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है x बराबर 2 और y बराबर 1 है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें समीकरण का युग्म दिया हुआ है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस ky माइनस 12 बराबर 0। यह दो समीकरण दिए हुए हैं, इनका एक युग्म दिया है। अब इसमें हमें बताना है कि k का किस मान के लिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम a1 a2 b1 b2 और c1 बटे c2 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे तो a1 यहाँ पर कितना है, x का गुणांक k है। यहाँ पर b1 निकालेंगे तो b1 बराबर कितना है, y का गुणांक 3, और c1 निकालेंगे जो अचर पद है, यह पूरा कितना दिया है, माइनस सहित लिखेंगे, चिन्ह सहित, माइनस k माइनस 3 इस तरह से। अब यहाँ पर a2 निकालें तो a2 क्या है,
x का गुणांक जो दूसरे समीकरण का है, इसको समीकरण नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और b2 k है और c2 दिया हुआ है माइनस का k। इस तरह से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाली। अब इनके अनुपात लिख ले, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर, तो a1 कितना दिया हुआ है k और बटे में दिया हुआ है 12 और b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, तो b1 दिया हुआ है 3 बटे b2 दिया हुआ है k, b2 बराबर k है। और c1 बटे c2 निकालेंगे यदि, तो c1 दिया हुआ है माइनस का k माइनस 3 बटे में माइनस का k है। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा k माइनस 3 बटे k, c1 बटे c2 का मान। अब हम इसमें लगाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध है। अब हम यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध है। तो अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यह तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। तो a1 बटे a2 का मान दिया हुआ है k बटे 12, तो यहाँ लिखेंगे k बटे 12 बराबर है b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 दिया हुआ है 3 बटे k, 3 बटे k यह लिख लिया। और c1 बटे c2 इसका भी अनुपात बराबर है, तो इसका मान है k माइनस 3 बटे में k, यहाँ पर जो दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले नंबर इसको इसके बराबर लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर इसको इसके बराबर लिख लेंगे आपस में और सॉल्व करेंगे। तो जब हम k बराबर इसको लिखेंगे तो k का कुछ मान आएगा, k बटे 12 बराबर 3 बटे k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k का इस k से गुणा हो जाएगा, त्रिया गुणा, क्योंकि यह बाटे में है साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यह बाटे में है तो यह इसके गुणा में हो जाएगा, तो k स्क्वायर हो जाएगा इधर बराबर 12 × 36। अब यहाँ पर k का मान जब निकालेंगे तो सामने वाली संख्या में रूट चढ़ जाएगा 36 में, क्योंकि वर्ग होता है, जब वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या में वर्गमूल चढ़ जाता है। अब 36 जब रूट के बाहर निकलेगा तो यह हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 क्यों होगा, क्योंकि जब वर्गमूल से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वह प्लस माइनस में हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्लस 6 का वर्ग भी 36 है और माइनस 6 का वर्ग भी 36 है, इसलिए 36 का वर्गमूल प्लस और माइनस में 6 आएगा। तो k का मान तो यह आ गया प्लस माइनस 6। अब यदि हम इसके बराबर इसको लिखें तो k का कुछ और मान आएगा, तो यहाँ पर 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k। इस तरह से जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा और इसका इस संख्या से गुणा, तो k का इस 3 से गुणा होगा तो 3 के बराबर, इस k का इस k से गुणा होगा तो k स्क्वायर, और k का इस 3 से भी गुणा होगा तो माइनस का 3k हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 के इस साइड जब आएगा तो इधर माइनस में, इस साइड आने पर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k फिर प्लस 3k, क्योंकि यह वाला 3 के साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इस साइड बचेगा k स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3 6k, तो 6k बराबर k स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर को यदि इस साइड लाएं या इसको उस तरफ ले जाएं तो यह हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं यदि, तो यह हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाने पर 6k, क्योंकि यह 6 के इधर प्लस में हो सट जाएगा तो माइनस में, लेकिन इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो इस तरफ एक तरफ 0 बचेगा और एक तरफ बचेगी यह संख्या है। इसको इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पर इसमें k कॉमन आ रहा है तो k निकाल लेंगे कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा k, क्योंकि k की घात 2 है, 1 निकल गया बाहर, यहाँ k निकल गया कॉमन तो 6 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक बार k के बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस संख्या के बराबर 0 लिखेंगे, तो एक बार k बराबर 0 लिखेंगे तो k का मान 0 ही रहेगा, और जब हम यहाँ पर k माइनस 6 इस संख्या के बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर k बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में हो, साइड जाने पर प्लस में हो जाएगी संख्या,
तो k बराबर 6 और k बराबर 0 आ गया, और इधर k बराबर ±6 आ रहा था। तो दोनों स्थिति में हमारी जो बराबर संख्या वह क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, k बराबर 6 है। इस मान के लिए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर k बराबर 6 आ रहा था और यहाँ पर भी k बराबर 6 आ रहा था, इसलिए k का मान 6 ही होगा। k बराबर 6 के लिए इन समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।